नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत को जानना जरूरी। श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर केंद्र की उत्तराखंड को सौगात। सीएम धामी से कांग्रेस के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। बेलेडा गांव में युवक की हत्या के मामले में सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम हरीश रावत, अध्यक्ष महारा समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी स्टिंग का जिन्न निकला बाहर। सीबीआई ने नेताओं की वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू। उत्तराखंड में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर होगी रैली। बीजेपी आगामी तैयारियों में जुटी। कांग्रेस और बसपा ने किया कटाक्ष। उत्तराखंड के कलियर में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। गन्ना और धान की फसल के लिए होगी लाभकारी। आज प्रगतिशील भोजन माता संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भोजन माता यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि 27 जून को देहरादून में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से भोजन माताएं पहुंचेंगी। बता दें, यहां प्रदर्शन भोजन माता के न्यूनतम वेतन स्थायीकरण और प्रस्तावित 5,000 रुपए मान्य देय तत्काल लागू करने आदि मांगों को लेकर किया जा रहा है। जो भोजन माता हैं 20-25 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का काम कर रही है और इतने साल काम करने के बावजूद भी जो है उनको न्यूनतम मानदेय मतलब न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है और न्यूनतम से न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है जो मात्र 3,000 रुपये का है और 3,000 रुपये में उनका घर नहीं चलना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह न्यूनतम मानदेय में काम कराने को बेकार कहा है और इस बेकार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारा कहना है हम एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश में जो है एक नागरिक होने के बतौर जो है लोगों को यानी कि भोजन माताओं को अपने अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि जो स्कूलों का विलयीकरण हो रहा है, इस विलयीकरण के चलते जो है भोजन माताओं पर बड़ी संख्या पे उनके जीवन का संकट बढ़ रहा है क्योंकि उनका रोजगार जाने का संकट है। तो हमारा ये कहना है कि जब टीचरों को, कर्मचारियों को, सबको शिफ्ट किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है भोजन माताओं को भी शिफ्ट किया जाना चाहिए अलग स्कूलों में और ना कि उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी केदारनाथ के गर्भगृह में लगे प्लेटों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। हरीश रावत का कहना है कि केदारनाथ का मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, वहीं ये राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इस मामले पर सभी चीजों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। आखिर मंदिर में कितना सोना लगना था और कितना लगाया गया है, ये भी स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी कहना है कि केदारनाथ के मामले पर केवल विपक्षी नहीं बल्कि तीर्थ पुरोहित और वहां के स्थानीय निवासी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अत्यधिक गंभीर है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावना से जुड़ा मामला है, हमारी श्रद्धा का मामला है और इसमें राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इसलिए चीज़ें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। जो सोना लगा है तो कितना लगा है और माता को लेकर के जो भ्रम है और क्या तय हुआ था, वो सब चीज़ें खुलासा होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें तीर्थ पुरोहितों से लेकर के सामान्य लोगों के सवाल उठ करके खड़े हुए हैं। तो ये श्रद्धा का मामला से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन
मगर एक चीज़ जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है कि भाजपा जो है अपने को ही सनातन धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही हिंदू धर्म मान लेते हैं, अपने आप को ही केदार। नगर निगम बोर्ड हरिद्वार की बैठक टाउन हॉल में मेयर अनिता शर्मा की अध्यक्षता में नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के संचालन में संपन्न हुई। बता दें, बैठक की शुरुआत में ही 7 सभासदों को मेयर के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नोटिस को लेकर हंगामा हो गया। दोनों ही पक्षों के सभासद आमने सामने हो गए और जमकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद नगर आयुक्त और मेयर के द्वारा समझाए जाने पर पार्षद शांत हुए और बोर्ड की बैठक संपन्न हो सकी। बैठक में 128 करोड़ का बजट पारित किया गया। इस बजट से विभिन्न वार्डों में होने वाले निर्माण का, सड़क नाली आदि कार्यों का किया जाना है और हर वार्ड में करीब 10 लाख तक के कार्य किए जाने पर सहमति बनी है। आने वाले समय में कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर भी अंतिम रूप दिया जाना है। जो हमारे ये निर्माण के कार्य हैं हर क्षेत्र में होने हैं वो भी पास हो गए हैं और हर पार्षद के वार्ड में कम से कम 10-10 लाख का तो काम होना चाहिए और मैंने कह भी दिया है कि होगा वो काम। और आप देखिए कि कांवड़ मेला सिर पे है, 3-4 तारीख से शुरू भी है, तो इसलिए बोर्ड बैठक करना जरूरी था, क्योंकि बोर्ड बैठक हो जाएगी तो सब कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि अच्छा कार्य होना चाहिए। टोटल 128 करोड़ का कार्य हुआ है, जिसमें विभिन्न वार्डों में रोड, नाले और अन्य जो भी हमारे मतलब वो हो गया, उसके अलावा सफाई कार्य हो गया, टिपिंग फी हो गया, एबीसी सेंटर्स हो गया, इसके तमाम लेके इस चीज़ों को लेके बोर्ड का पूरा टोटल पास हुआ है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड के थाना क्लेम टाउन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, थाना क्लेम टाउन ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। राजधानी देहरादून के डीआईजी एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले टर्नर रोड क्लेम टाउन के घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ था, जिनको पुलिस और देखने वाले लोग आत्महत्या मान रहे थे। लेकिन क्लेम टाउन पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में बताया कि वो मृतका का भाई है और पुरानी रंजिश के चलते उसने अपनी बहन और बहनोई का मर्डर किया है, जिसका खुलासा आज एसएसपी देहरादून ने किया। थाना पुलिस को एसएसपी ने 10,000 के इनाम की घोषणा भी की है। 13 तारीख को एक 2 डेड बॉडी मिली थी पति पत्नियों का और एक बच्चा रिकवर हुआ था, उसमें वो बच्चा भी जिंदा था। तो उस घटनाक्रम को यद्यपि उस दिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो परिस्थितियाँ थी, उसे तो ये सुसाइड प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी जब घर वालों से पूछताछ किया गया और फर्दर जो है जब इसका लोकेशन लिया गया और इसमें और जानकारी की गई, तो उसमें जानकारी करने पर जो है एक मुलजिम शहबाज पुत्र शहजाद, इसकी अरेस्टिंग हमने की है और इसने ये मृतका का जो है सगा भाई है, मृतक का जो है वो आपका जेठू है, साला कह सकते हैं हम, और उसने ये घटना कारित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया है। ये परिसर केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। देववाणी संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। आशा है कि यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र स्वामी करपात्री महाराज की तरह ही दृढ़ संकल्पी और त्यागी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड भ्रमण में जा रहे नीम के एमटीबी साइकिलिंग एक्सपीडिशन दल को फ्लैग ऑफ रवाना किया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत सीमांत गांव के व्यापक विकास और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्थानीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वस्थ भारत अभियान के तहत
युवा वर्ग में साहसिक क्रियाकलापों के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नीम के द्वारा उक्त अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, उक्त अभियान में कुल 6 सदस्य हैं। यह अभियान जो है प्रदेश के 11 जिलों से गुजरते हुए संपन्न होगा। इस अभियान का शुभारंभ जंदोग गांव से होगा, जिसमें कुल लगभग 1064 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाएगी। हरिद्वार के रुड़की कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद उठे बवाल के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। अब तक विपक्ष के कई नेता गांव में जाकर पीड़ित के परिवार से मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी इस मामले में गांव का दौरा कर चुका है। बता दें, गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस के 25 नेताओं ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस घटना के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी दोनों को तलब किया है। देखिए, 11 जून को बेलड़ा में एक दलित परिवार के युवक की हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार लगातार गुहार करता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जबकि उसके माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके भाई सब ने थाने में लगातार इस बात के लिए कहते रहे कि हमारी तरफ से अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। जो नौजवान, जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आई और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। इनको कार्रवाई का, पुलिस कार्रवाई का बिंदु बनना चाहिए था। हमने ये भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि जिस तरीके से एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही हैं, केस लगाए गए, मुकदमे लगाए गए हैं, उनको उनकी छटनी करिए, छानबीन करिए और उनको छोड़िए। जिन निर्दोष लोगों को जेल में रखा। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत में भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलजयू महोत्सव शुरू हो गया है। उद्घाटन मौके पर महिलाओं और छात्राओं ने आकर्षक पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर जीजीआईसी से आयोजन स्थल गोरलचोड़ मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकाली। बता दें, सांसद लोकसभा अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फिता काटकर दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। नगर पालिका के अध्यक्ष जी विजय जी को और उनके पूरे सभी सभासदों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। गोलजू महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। ये 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। आज माननीय सांसद अजय
टमटा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। G20 की सफल मेजबानी से आज भारत वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ पूरी दुनिया में अपने बढ़ते प्रतिनिधित्व का परिचय दे रहा है। देवभूमि उत्तराखंड ने G20 सम्मेलन की पिछली 2 सफल बैठकों की मेजबानी के साथ पूरी दुनिया को अपनी समृद्ध परंपराओं, संस्कृति और चहुमुखी विकास से रूबरू कराया है। एक बार फिर उत्तराखंड तैयार है 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज उत्तराखंड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ऑल वेदर रोड से बढ़ रहा है पर्यटन, राज्य के वर्ल्ड क्लास हाईवे बढ़ा रहे हैं रफ्तार, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना एशिया में मिसाल। वही यात्रा मार्गों की दूरियों को कम कर रहे हैं रोपवे, ब्रिज, फ्लाईओवर्स के बढ़ते निर्माण। वंदे भारत ट्रेन की जनता को मिली सौगात। वहीं पहाड़ पर रेल के संकल्प को साकार कर रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भव्य निर्माण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बन रही स्मार्ट सिटी, तो वहीं अमृत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बदल रहा लोगों का जीवन। एक बार फिर उत्तराखंड अतिथि देवो भव के ध्येय के साथ तैयार है G20 सम्मेलन के शानदार आयोजन के साथ दुनिया के स्वागत के लिए। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला मंडल में भाजपा युवा मोर्चा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया। बसोली मुख्य बाजार से ताकुला सोमेश्वर बाजार तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सभी युवा मंडल कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा मोर्चा अध्यक्ष ताकुला सोहन कुमार सोनू ने बताया कि पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर पदयात्रा निकाली गई। रानी पोखरी न्याय पंचायत की लिस्टाबाद ग्राम पंचायत के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की बात करते हुए आंदोलन भी किया था। चुनाव के वक्त डोईवाला विधायक बृजभूषण गोरेला ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए चुनाव के बाद सड़क पुनर्निर्माण की बात कही थी, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित था। ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए डोईवाला के विधायक ने सड़क का भूमि पूजन करके विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लिस्टाबाद वाली इसकी जो लागत है 45 लाख रुपए से भी बनाई जानी है और इस पर इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लगभग 700 मीटर लंबाई में ये बननी है। और इसके लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया है और इसका साथ दे दूसरा आज कल से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर गांव के लोग कह रहे हैं कि बरसात लग गई, बरसात में सड़क नहीं, बरसात में क्या इंटरलॉकिंग टाइल का इसीलिए कि इसमें पीसी का कार्य नहीं रख पाया गया ब्लैक टॉप का, इसमें इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल का काम रहा क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपर से ये कृषि वाला क्षेत्र है। वर्षों से ये सड़क नहीं बन पाई थी और हम लोग विधानसभा चुनाव में जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय भी यहाँ के गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि साहब हमें सड़क बनानी है, सड़क की आवश्यकता है। और क्योंकि पिछले समय भी हमारे क्षेत्र में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत सड़कें बनाई हैं, लगभग 192 करोड़ की सड़कें उन्होंने पूरे अपने इस विधानसभा के अंदर बनी थी। तो अब स्वरूप कुछ सड़कें रह गई थी, ये भी प्रस्तावित थी कि इसमें भी बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन जब मैं विधायक बना तो विधानसभा चुनाव में मैं जनता के बीच में गया था, गांव में हमने बैठकें करी थी, लोगों की मांग थी कि साहब इसको सर्वोच्च प्रायोरिटी पे इसको होना चाहिए। इसमें लगे, इसका एस्टीमेट बना, इसका और शासन से हमने इसको स्वीकृति करवाई और मैं अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी।
उत्तराखंड राज्य की मत्स्य आदर्श योजना के अंतर्गत पर्वतीय इलाकों में तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार की उदयरामपुर में भी तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री के आदेश पर पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव ने मत्स्य पालकों से मछली के पालन के संबंध में जानकारी ली और मछली उत्पादकों को उचित मछली प्रजाति को पालने के लिए प्रेरित किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक सचिव जिलों में जाए, जनपदों में जो चल रहे विकास कार्य हैं उनको देखें और अपने सुझाव उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में सुझाव सबमिट करें गवर्नमेंट को। तो उसी के स्तर पर हर अधिकारी जा रहे हैं, उसी में मैं आज यहाँ पर आया हूँ। लैंसडाउन इसके बाद जाने का है। पहले हमने यहाँ रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को देखा, तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर अच्छा काम कर रहा है, इसको ग्रामीण विकास विभाग ने बनाया है। इसमें काफ़ी इंक्यूबेटर्स को ट्रेनिंग करके, हैंड होल्डिंग करके कुछ उद्यम स्टार्ट करवाया गया है। इसको और बेहतर करने के लिए अपने जो भी सुझाव होंगे वो गवर्नमेंट को बताया जाएगा। ये चीज़ जो मैंने नोट किया था कि लैंसडाउन को अगर अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है तो यहाँ की सड़कों को जो अप्रोच रोड है देहरादून से और दिल्ली से, इसको और बेहतरीन बनानी पड़ेगी। इस पर डेफिनेटली हम लोग फोकस करेंगे। जनसंघ के संस्थापक और महान बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके याद किया गया। लोहाघाट में भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों और देश के लिए उनके दिए गए बलिदान को याद किया। भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि महान क्रांतिकारी व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 हटाने और एक देश एक विधान एक निशान का नारा दिया था। महोदय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष रहे, आज उनका भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसको मना रही है। और ये बलिदान दिवस इसलिए मना रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के तहत एक देश दो निशान दो प्रधान जो एक व्यवस्था उस टाइम संविधान के अंतर्गत आजाद भारत में बनाई गई थी, उस व्यवस्था का विरोध करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जब बिना वहां की सरकार की अनुमति के बिना वहां प्रवेश किया तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और प्रताड़नाएं देके आज के दिन ही उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के दौरान सियासत में भूचाल मचाने वाले स्टिंग ऑपरेशन का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में सीबीआई कोर्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 2 अन्य विधायकों को नोटिस जारी होने के बाद सूबे की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। देखिए उत्तराखंड डेस्क की ये स्पेशल रिपोर्ट। 18 मार्च 2016 को राज्य विधानसभा में विनियोग विधेयक पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने मत विभाजन की मांग की, जिसका कांग्रेस के 9 विधायकों ने समर्थन किया, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। इससे पहले कि हरीश रावत बहुमत साबित करते, एक निजी चैनल ने उनका स्टिंग जारी कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन में खुद 28 मार्च 2016 को होने वाले विश्वास मत हासिल करने के लिए पार्टी के बागी विधायकों के साथ कथित तौर पर सौदेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद हरक सिंह रावत और तत्कालीन कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक और स्टनिंग ऑपरेशन जारी हुआ, जिसने प्रदेश में सियासी भूचाल और तेज कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता पर काबिज हुई और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री बन गए। करीब 5 साल तक इस टीम के मामले में सीबीआई जांच कभी सुर्खियां नहीं बनी, लेकिन अब फिर से नोटिस जारी होने से इस मामले में सीबीआई की सक्रियता के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किसी न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे।
साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, जिसमें विधायक मदन बिष्ट के होने का दावा किया गया था। इसमें हरक सिंह रावत भी शामिल थे। स्टिंग में दावा किया गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है। इस मामले में जांच सीबीआई ने की और अब सीबीआई कोर्ट की तरफ से इस स्टिंग में जो आवाज है उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी है। जो भ्रम पैदा किया गया है निहित स्वार्थों द्वारा, वो भ्रम समाप्त होगा। इसलिए हमको कहीं पर किसी तरीके का जांच आदि में कोई संकोच है ही नहीं और हम बल्कि उसमें अपनी तरफ से भरपूर सहयोग देंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के माने तो जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी और कोर्ट और कानून जो काम कर रहा है उन्हें उस पर भरोसा है। कानून अपना काम करेगा और जो जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा और उसमें वो खाली अकेले नहीं है, और लोग भी हैं और थोड़ा इंतजार कीजिएगा। इस मामले में अब राजनीतिक गलियारों में मामला चर्चा का विषय बन गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन देखना ये होगा कि 2016 के बाद इस मामले का अचानक सीबीआई के द्वारा उठाना किस राजनीति की ओर इशारा करता है या फिर इस जिन को बाहर निकालने वाला कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। शहर हो या गांव, पहाड़ हो या मैदान, आम जनता को मिल रहा है सुशासन का लाभ और शिकायतों का तेजी से समाधान, क्योंकि पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह बन गई है सीएम हेल्पलाइन 1905। नमस्कार, 1905 उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य है सुशासन और कार्य संस्कृति में सुधार। 1905 पर अब मिल रही है 24 घंटे शिकायत करने की सुविधा। जन शिकायतों के महीने में 2 बार समीक्षा का प्रावधान, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा। 1905 पर मदद भी मिलेगी और शिकायत भी दर्ज होगी। शिकायतों की सुनवाई में हो रही है देरी या नहीं मिल रहा हो सहयोग, तो अब आप बेझिझक 24 घंटे में कभी भी डायल कीजिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, क्योंकि अब आपकी 1905 हो गई है पहले से ज्यादा आसान और जवाबदेह। सीएम हेल्पलाइन के जरिए नियुक्त अधिकारी तक पहुंचेगी आपकी शिकायत और होगी तत्काल प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हेल्पलाइन 1905 का लक्ष्य है गुड गवर्नेंस और सरलीकरण एवं संतुष्टि के साथ हेल्पलाइन 1905 का लाभ जन जन तक पहुंचे। अगर आपको भी है कोई शिकायत या समस्या तो कभी भी कहीं से भी कीजिए डायल 1905, क्योंकि अब समाधान हुआ आसान।